नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। चर्चा अरविंद केजरीवाल की करेंगे, वो इसलिए क्योंकि जो साजिशों का ताना बाना केजरीवाल ने रचा था वो दरअसल औंधे मुंह गिर पड़ा है। और यही कारण है कि न सिर्फ केजरीवाल बल्कि सरकार और पार्टी का संकट बहुत बड़ा हो गया है। और ये सवाल उठने लगा है कि ये जो केजरीवाल ने सरकार बनाई इसका क्या होगा। साथ ही ये जो पार्टी खड़ी हुई, जो तकनीकी तौर पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर चुकी है, उसका भविष्य क्या होगा। ये तमाम सवाल इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि जिस ताने बाने के साथ अरविंद केजरीवाल कदम ताल कर रहे थे और ये महत्वाकांक्षा पाले बैठे थे कि वो लोक कल्याण मार्ग की रेस में आएंगे, दरअसल वो सारी चीजें अब बिखरती हुई नजर आ रही हैं। और अगर इसका कारण आप देखें तो मोटे तौर पर 3-4 चीजें हैं जिसने पूरा अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का स्वांग जो है वो खोलकर रख दिया। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल एक नैरेटिव से चले थे, दिल्ली का मॉडल। अब उस मॉडल का क्या हश्र है उसको मैं एक एक करके आपको बताता हूं। और दरअसल ये मॉडल ही एक साजिश है जिसका भांडा फूटा है। पहली चीज, ये ईमानदारी का लबादा उड़े हुए थे, जो ईडी के संबंध से तो एक तरह से आप कहें कि खुलकर गिर चुका है। ये क्या कहते थे कि साहब अरविंद केजरीवाल ही ईमानदारी का पर्याय है। पता चला कि हजारों करोड़ रुपए जो है वो हजम कर लिए गए इस शराब घोटाले में। और यही नहीं, इनके पूर्व मंत्री जिनको ये भारत रत्न देने की बात कर रहे थे, वो पिछले 8 महीने से बाहर नहीं निकल पा रहे, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। और अब जब जमानत याचिका खारिज हो गई तो क्या नैरेटिव गढ़ रहे हैं कि अरे उन्होंने शिक्षा में बड़ा काम किया था। अच्छा, शिक्षा में काम किया था, जब आप बात शिक्षा की करते हैं तब वो क्लासरूम घोटाला याद आ जाता है। फिर उसको कहेंगे कि नहीं, ये तो नाहक आरोप लगा रहे हैं। तो आपको बताऊं, 2020 में ये वो समय था जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होना था। तब भाजपा ने इस क्लासरूम घोटाले को लेकर सवाल उठाया था। उस समय कई भाजपा के नेताओं पर डिफेमेशन का केस कर दिया गया था। अब जरा देखिए उस केस का क्या हाल है, खुद ही भागे भागे फिर रहे हैं। और अब तो आप देखिए कि विजिलेंस तक की रिपोर्ट आ गई है जिसने ये कहा कि हाँ, क्लासरूम में गड़बड़ी हुई थी। न मालूम किसको किसको इन्होंने क्लासरूम बना दिया था। तो जब दिल्ली के शराब घोटाले में फंसे तो बता दिया कि साहब ये तो बड़े भारी शिक्षा मंत्री थे, इसलिए इनके पीछे जो है सरकार पड़ गई, चूंकि उन्हें क्रांति कर दी थी। तो जब वो क्रांति की कहानी कहने लगे तो ये क्लासरूम वाला भी मसला आ गया। तो इस तरीके से ये शिक्षा को लेकर जो इन्होंने मुलम्मा गढ़ा था और वो खुल गया। और ये जो शराब घोटाले के जरिए इनकी ईमानदारी का कच्चा चिट्ठा खुल गया। अच्छा, देखिए कि बात यही नहीं खत्म होती है। जब ये सारी चीजें निकलकर सामने आ जाती हैं तब इनको लगता है कि नहीं, ये जो मुख्य सचिव है ना, इसको बाहर कर देना चाहिए। और उसको बाहर कर देने के लिए क्या आप एक तरह से कहें कि षड्यंत्र रचा जाता है, रिपोर्टें बनती हैं। पहले जमीन घोटाले में फंसाया जाता है, आरोप लगाया जाता है, फिर ले आया जाता है कि नहीं साहब ये देखिए इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने तो ये जो अस्पताल वाले मसले में भी जो इनकी बेटी कंपनी थी उसको ठेका दे दिया गया। इस तरह की रिपोर्ट बनवाई जाती है, बनाई जाती है। लेकिन आप यही देखिए, जब दिल्ली जल बोर्ड के घोटाले का रहस्य खुलता है, मीनाक्षी लेखी और वीरेंद्र सचदेवा उस घोटाले पर से पर्दा उठाते हैं और बताते हैं कि करीब 3,500 करोड़ के आसपास का घोटाला है, तब अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार कोई विजिलेंस की बैठक नहीं बुलाती है, कोई विजिलेंस इंक्वायरी का इनिशिएटिव नहीं लिया जाता है। और ना ही सौरभ भारद्वाज से बुलाकर पूछा जाता है कि ये बताइए, ये 3,500 करोड़ रुपए का जो तकरीबन घपला घोटाला है ये कैसे हो गया, कैसे जो है ये जो फाइलें हैं वो मेंटेन नहीं की गई। क्या वजह है कि बही खाते से ये 3,500 करोड़ रुपए गायब नजर आ रहे हैं, वो 166 करोड़ की एफडी कहां गई। ये तमाम सवाल अरविंद केजरीवाल ना अपनी सरकार से पूछ रहे हैं
और ना अपने मंत्रियों से पूछ रहे हैं और ना ही इस घपले घोटाले पर वो अपने मंत्रियों को बर्खास्त करने की कवायद कर रहे हैं। लेकिन मुख्य सचिव नरेश कुमार के पीछे पड़ गए और एलजी के पास अनुशंसा भेज दी। और उससे एक बात स्पष्ट हो गया कि दरअसल अरविंद केजरीवाल किस ढर्रे पर चल रहे हैं और भ्रष्टाचार को लेकर किस तरीके का डबल स्टैंडर्ड है। हद तो तब हो जाती है जब चीन से फंडिंग का आरोप लगता है और उस आरोप के बाद भी अरविंद केजरीवाल की सरकार और अरविंद केजरीवाल हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि ये चीन की फंडिंग का क्या मसला है। आपको ध्यान होगा कि 2 नवंबर की तारीख जब अरविंद केजरीवाल को सम्मन दिया गया था और उनको 2 तारीख को उनको पेश होना था ईडी के सामने, और तब पूरा जो आप ये कहें कि दिल्ली में व्यवस्था इस तरीके से की गई थी ताकि अरविंद केजरीवाल को लेकर आप ये कहें कि जब वो ईडी पहुंचे तो कोई समस्या ना हो उनके लिए, चूंकि सब जान रहे थे कि क्या क्या होगा। और फिर ये भी था कि भाई कुछ लोग तो निकलेंगे ही जो समर्थक वगैरह हैं। हालांकि वो गए नहीं। उसी रोज राजकुमार आनंद जो इनके मंत्री हैं उनके यहां छापा पड़ता है ईडी का। अब ये अपने आप में देखिए बड़ा ये कहें कि रहस्यमयी है कि उसी रोज छापा क्यों पड़ता है जिस रोज इनको बुलाया जाता है, यानी जिस रोज इनको ईडी के सामने पेश होना होता है। और आप देखिए कि जब इनको ईडी के सामने पेश होना होता है उसी दरमियान 2 खबरें आती हैं। एक राजकुमार आनंद के यहां छापे की, और दूसरा यह खबर आती है जिसको न्यू इंडियन एक्सप्रेस छापती है कि साहब ये जो इन्होंने पुरानी शराब नीति लाई है दोबारा, उस पुरानी शराब नीति के आने के बाद सीबीआई को इस बात का अंदेशा है कि कोई 1,500 करोड़ रुपए का घपला घोटाला हुआ है। अब ये दोनों ही मामले जो 2 नवंबर को ही सामने आते हैं, तो क्या इससे भी जुड़े सवाल ईडी पूछती? और क्या इस कारण से अरविंद केजरीवाल घबराए हुए थे और उनको लगा कि नहीं अभी और तैयारी करनी चाहिए और इसलिए उन्होंने कह दिया कि नहीं साहब ये जो आपका सम्मन है ये गैर कानूनी है, और इसलिए वो आप ये कहें कि तरह से भागने लगे, बहाना ढूंढने लगे। तो वो जो राजकुमार आनंद के यहां छापा होता है उस छापे में यह पता चलता है कि ईडी को कि चीन से हवाला का भी कुछ मसला है, हवाला के जरिए भी पैसे वगैरह गए। तो ये आप देखिए कि वो पार्टी जो इस बात को बनाने में दिखाने में लगी हुई थी कि ये सा हमारा दिल्ली का मॉडल, और इस मॉडल में देखिए हमने शिक्षा में क्या क्रांति लाई, तो पता चला कि साहब शिक्षा छोड़िए तो दारू क्रांति में लगे हुए थे। अच्छा, अब ये स्वास्थ्य की क्रांति की बात करते हैं, और उस स्वास्थ्य की क्रांति को लेकर भी विजिलेंस की जांच पड़ताल चल रही है। और उस क्रांति का आलम यह है कि 2015 से तो इनकी लगातार सरकार है, और इस लगातार सरकार के बाद भी पीछे एक अस्पताल को लेकर ट्वीट आता है जिस ट्वीट में उस अस्पताल की बदतर स्थिति दिखाई जाती है। और तब दूसरे रोज जो है, या संभवतः उसी रोज, जो इनके स्वास्थ्य मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज जो पहुंचते हैं उसका मुआयना करने। अब आप देखिए कि जिस स्वास्थ्य का और अपने आप ये कहें कि उसके लिए जो अपनी पीठ ठोकते हैं, उस पीठ ठोकने की पोल उसी एक ट्वीट में खुल गई थी जो अभी 4-5 दिन पहले आई थी, और जिसके बाद सौरभ भारद्वाज भागे भागे पहुंचे अस्पताल उसकी चाक चौबंद व्यवस्था करवाने के लिए, नहीं तो वहां सब कुछ बह रहा था, बड़ी गंदगी थी। तो इस तरह से तो उनका इस मॉडल का पोल खुला। तीसरी चीज जो आपको जानना बड़ा जरूरी है वो ये कि मुख्य सचिव के खिलाफ साजिश, उसके बाद आप देखें कि ईडी और सीबीआई को बदनाम करने की कवायद, नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश। हालांकि वो ठीक है, वो आपके पॉलिटिकल अपोनेंट है तो आप उन पर हमला करेंगे, लेकिन बड़ी चीज यह है कि पॉलिटिकल अपोनेंट पर हमला करने के लिए क्या बिलो द बेल्ट हमला होता है, और बिलो द बेल्ट हमला होता देखिए तमाम तरह के जो है डिफेमेशन के केस में फंसे हुए हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो अरविंद केजरीवाल जो है वो इस समय घनघोर संकट में है, और जो तमाम उन्होंने दांव वगैरह चला था, जो उन्होंने चालें चली थी, वो सब अब निढाल होती दिखाई दे रही है। इसीलिए
ये लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के लिहाज से उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये जो आनन फानन में विधायकों को बुला लेते हैं, पार्षदों को बुला ले रहे हैं, त्यागराज स्टेडियम में बैठक कर ले रहे हैं कार्यकर्ताओं के साथ, फिर पंजाब चले जा रहे हैं, ये सब इस बात का संकेत है कि आप अरविंद केजरीवाल और सरकार में किस तरह की हलचल है। और उस हलचल की बड़ी वजह यही है कि जो ताना बाना इन लोगों ने बुना था, वो ताने बाने का दांव सब उल्टा पड़ गया है। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल भागे भागे फिर रहे।